डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएससी 113 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके जो आपका टाइटल है देख सकते हो, ये टाइटल है आधुनिक राजनीतिक विचार। ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दिसंबर एग्जाम 25 एंड जून एग्जाम 26 के लिए मैं बनाया हूँ इसे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा अगर आपने कंप्लीट इसे करके गया तो। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, देन आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। फर्स्ट प्रश्न है आपका, मार्क्स की वर्ग परिभाषा की विवेचना कीजिए। मार्क्स तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग समाज का वह समूह है जिसकी पहचान, ये मार्क्स का मतलब ये समझो, ये कार्ल मार्क्स है जिनका क्या है, विचार है, जिनका विचार है, विचारों के जरिए जरिए समाज में बदलाव लाया। ये कार्ल मार्क्स का ही विचारों के जरिए ये वर्ग की परिभाषा देना है। समझिए, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि मार्क्स क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग समाज का वह समूह है जिसकी पहचान उसके उत्पादन के साधनों से संबंध के आधार पर होती है। मार्क्स मानते हैं कि समाज में वर्ग का निर्माण जन्म से नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति से होता है। उन्होंने समाज को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। कार्ल मार्क्स ने दो वर्गों में बांटा समाज को, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। स्टूडेंट्स, पहले ये बताओ ना, आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन आगे बढ़िएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पूंजीपति वर्ग के पास उत्पादन के साधन जैसे जमीन, फैक्ट्री और पूंजी होती है, जबकि मजदूर जो वर्ग के होते हैं उनके पास केवल अपनी श्रम शक्ति होती है, श्रम मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जिसे वह जीविका के लिए बेचता है। मार्क्स के अनुसार वर्गों के बीच संबंध शोषण पर आधारित होता है। पूंजीपति मजदूर के श्रम से लाभ कमाता है। पूंजीपति जो लोग होता है वो मजदूर से क्या करते हैं, मजदूरों के मेहनत से, श्रम से पैसा को अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं, लाभ कमाते हैं। लेकिन मजदूर को उसके श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। मतलब कि मजदूर जो भी मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको उसके अनुसार फल नहीं मिलता, मूल्य नहीं मिलता, कीमत नहीं मिलता। इसी असमानता से वर्ग संघर्ष पैदा होता है और मार्क्स का मानना था कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और यही संघर्ष समाज में परिवर्तन लाता है। उनके अनुसार जब मजदूर वर्ग अपने शोषण को समझेगा तब ही समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। क्वेश्चन नंबर आपका है पूंजीपति पर टिप्पणी। पूंजीपति या पूंजीवाद, यहाँ पे पूंजीपति को पूंजीवाद बोलते हैं। ये पूंजीवाद पर टिप्पणी लिखिए। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे भूमि, फैक्ट्री, मशीन और पूंजी निजी व्यक्तियों या कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं। इस व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। वस्तुओं का उत्पादन और वितरण बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार किया जाता है। पूंजीवाद व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, व्यापार करने और मुनाफा कमाने की स्वतंत्रता देता है। इस व्यवस्था से औद्योगिकरण, तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिला। नए उद्योग, रोजगार के अवसर और आधुनिक जीवन शैली का विकास पूंजीवाद की देन माने जाते हैं। लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी जुड़ी होती है। पूंजीवाद में अमीर
और गरीब के बीच अंतर लगातार बढ़ता जाता है। पूंजीपति वर्ग अधिक लाभ कमाता है, जबकि मजदूर वर्ग को अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इससे शोषण, असमानता और सामाजिक तनाव पैदा होता है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषण पर आधारित व्यवस्था कहा। कुल मिलाकर पूंजीवाद ने आर्थिक विकास को गति दी है आर्थिक विकास को गति दी है, लेकिन सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन को भी बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर आपका थ्री है, मेरी वोल्स्टक्राफ्ट द्वारा महिला के महिलाओं के अधिकारों की अवधारणा। मेरी वोल्स्टक्राफ्ट, ध्यान देना, मैरी वोल्स्टक्राफ्ट महिलाओं के अधिकार पर विचार रखने वाली महिला। मैरी वोल्स्टक्राफ्ट महिलाओं के अधिकारों पर विचार रखने वाली पहली प्रमुख विचारकों में से थी। अब ये देखना, मैरी वोल्स्टक्राफ्ट जो है कि महिला के प्रति विचार को व्यक्त करता था, महिलाओं के दुख दर्द को दूसरों के सामने, समाज के सामने रखता था ताकि महिला का कल्याण हो सके। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्त्रियों के अधिकारों का समर्थन, ये उसका पुस्तक है ना, पुस्तक का नाम है, में महिलाओं की समानता की बात रखी। उनका मानना था कि महिलाएं जन्म से कमजोर नहीं होती, बल्कि समाज उन्हें जानबूझकर शिक्षा और अवसरों से वंचित रखता है ना। सही कह रही है ये कि भाई कोई भी महिला जन्म से ही कमजोर नहीं होती, बल्कि उसे कमजोर बनाया जाता है ना समाज में। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल घर तक सीमित रख करना अन्याय है। यदि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा दी जाए, तो वे भी तर्कशील, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकती है। राइट, सही बात कह रहे हैं। वॉलस्टनक्राफ्ट ने विवाह व्यवस्था की आलोचना की, जहां महिलाएं पुरुषों पर पूरी तरह निर्भर रहती थी। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति मानने पर जोर दिया। उनके विचारों ने महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की नींव रखी। आगे चलकर इन्हीं विचारों से नारीवादी आंदोलन को मजबूती मिली और इस प्रकार मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की वैचारिक शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिल का स्वतंत्रता का विचार और कर्तव्य का समर्थन। तो देखिए, ये मील जो है आप सुन रहे हैं, क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो ये मील का मतलब ये नहीं समझना, कंफ्यूज नहीं होना, मील क्या है। मील का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, ये ध्यान देना। तो मील का स्वतंत्रता का विचार और कर्तव्य का समर्थन क्या है, बताइए। तो देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल, पूरा नाम किस क्या है इसका, क्या है, जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के समर्थक विचारक थे, है ना। और उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, जीवन जीने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक उसकी स्वतंत्रता से दूसरे को नुकसान ना हो। इसे उन्होंने हानि सिद्धांत कहा। मिल का मानना था कि विचारों की स्वतंत्रता से समाज में सुधार और प्रगति होती है, लेकिन मिल केवल स्वतंत्रता की बात नहीं करते, वे कर्तव्य को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानते। उनके अनुसार स्वतंत्रता का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों को समझे। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता समाज के लिए हानिकारक ना हो। इसलिए स्वतंत्रता और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। मिल का विचार व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को महत्व देता है, जिससे एक संतुलित समाज का क्या होता है, निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके 4 आपके सामने है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्षता पर विचार। जवाहरलाल नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख समर्थक थे। उनके उनके अनुसार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना है। नेहरू मानते थे कि भारत जैसे बहुधार्मिक देश में यदि राज्य किसी एक धर्म का समर्थन करेगा,
तो समाज में विभाजन और संघर्ष बढ़ेगा। सही बात है ना? किसी एक जात को अगर देखेगा तो समाज में विवाद तो होगा, हैं? संघर्ष होगा। इसलिए उन्होंने राजनीति और धर्म को अलग रखने पर जोर दिया। उनके अनुसार धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, जबकि राज्य का काम सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देना है। नेहरू वैज्ञानिक सोच और आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत एक आधुनिक, तर्कसंगत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने। उनके विचारों का प्रभाव भारतीय संविधान में साफ दिखाई देता है, जहाँ सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की सोच ने भारत की एकता और लोकतंत्र को क्या किया? मजबूत किया। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नव मार्क्सवाद द्वारा वर्ग विश्लेषण का विवेचना कीजिए। नव मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के मूल वर्ग सिद्धांत का आधुनिक रूप है। यानी कार्ल मार्क्स का ही एक आधुनिक रूप है, नया रूप। इसमें केवल आर्थिक शोषण को ही नहीं, बल्कि राजनीति, संस्कृति, शिक्षा और विचारधारा को भी वर्ग के विश्लेषण में शामिल किया गया है। मार्क्स ने वर्ग को उत्पादन के साधनों के आधार पर समझाया था। इन नव मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि आधुनिक समाज में वर्ग नियंत्रण केवल आर्थिक संसाधनों से नहीं होता। ग्रामसी जैसे विचारकों ने बताया कि शासक वर्ग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए संस्कृति, मीडिया और शिक्षा का उपयोग करता है। इसे उन्होंने सांस्कृतिक प्रभुत्व कहा। इसके माध्यम से शासक वर्ग अपने विचारों को सामान्य और स्वाभाविक बना देता है, जिससे शोषित वर्ग विरोध नहीं करता। और नव मार्क्सवाद यह भी जानता है कि आधुनिक समाज में वर्ग संरचना अधिक जटिल हो गई है और केवल दो वर्गों तक सीमित नहीं रही। मध्य वर्ग, पेशेवर वर्ग और उपभोक्ता वर्ग भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसके अलावा राज्य की भूमिका भी वर्ग संबंधों को प्रभावित करती है। इस दृष्टिकोण से संघर्ष केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी दिखाई देता है। इस प्रकार नव मार्क्सवाद आधुनिक समाज की वर्ग संरचना को अधिक व्यापक और गहराई से समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधुनिकता की अवधारणा का विकास स्पष्ट कीजिए। आधुनिकता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में तर्क, विज्ञान, स्वतंत्रता और प्रगति पर जोर देती है। इसका विकास मुख्य रूप से यूरोप में पुनर्जागरण, प्रबंधन काल और औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। आधुनिकता ने परंपरागत विश्वासों, अंधविश्वासों और धार्मिक प्रभुत्व को चुनौती दी। इस विचारधारा में मानव बुद्धि और तर्क को सबसे अधिक महत्व दिया गया। आधुनिकता का उद्देश्य समाज को अधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और मानव केंद्रित बनाना था। इसके प्रभाव से लोकतंत्र, मानवाधिकार, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विचार सामने आए हैं। शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को समाज के विकास का मुख्य साधन माना गया। भारत में आधुनिकता का प्रवेश औपनिवेशिक काल में हुआ, जब पश्चिमी शिक्षा, कानून और प्रशासनिक व्यवस्था आई। स्वतंत्रता के बाद आधुनिकता को और बल मिला। संविधान, लोकतंत्र, औद्योगिकरण और वैज्ञानिक सोच ने भारतीय समाज को आधुनिक दिशा दी। हालांकि आधुनिकता के कारण कई सकारात्मक बदलाव आए, लेकिन इसके साथ परंपरागत मूल्यों में भी कमी और सांस्कृतिक टकराव भी देखने को मिला। फिर भी आधुनिकता ने समाज को गतिशील, प्रगतिशील और परिवर्तन के लिए तैयार बनाया। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मार्क्स का श्रम मूल्य सिद्धांत तथा शोषण पर उसके विचार कीजिए। कार्ल मार्क्स ने श्रम मूल्य सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की कि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसमें लगाए गए श्रम से तय होता है। मतलब कि कोई भी चीज़ों का अगर कीमत अगर बताया जाए तो उनके मेहनत पर डिपेंड करता है उनका कीमत। उनके अनुसार किसी वस्तु के उत्पादन में जितना अधिक श्रम लगता है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। मजदूर अपनी श्रम शक्ति पूंजीपति को बेचता है और बदले में मजदूरी प्राप्त करता है। लेकिन मजदूर जितना मूल्य पैदा करता है, उसे उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता।
मज़दूरी केवल उसकी जीवन ज़रूरतों को पूरा करने लायक होती है। मज़दूर के श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूँजीपति आप अपने पास रख लेता है। सही बात है। मतलब मज़दूर जितना मेहनत करता है उनको उतना उनका मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता है ना? इसी को मार्क्स ने यानी मार्क्स मतलब मार्क्स कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कहा और इसे ही शोषण का आधार माना। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण अनिवार्य है क्योंकि पूंजीपति लाभ कमाने के लिए मजदूर से अधिक काम करवाता है और मजदूर अपनी स्थिति बदल नहीं पाता और लगातार शोषण का शिकार होते रहता है। इस शोषण के कारण समाज में आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष पैदा होती है। मार्क्स का मानना था कि यह शोषण तभी समाप्त होगा जब पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होकर समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। क्वेश्चन है आपका 9 घरेलू कार्य का सामाजिकीकरण समझाइए। घरेलू कार्य का सामाजिकीकरण घरेलू कार्य का सामाजिकरण का अर्थ है घर के कामों को केवल महिलाओं की जिम्मेदारी मानने के बजाय पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी बनाना। परंपरागत समाज में खाना बनाना, सफाई, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कार्य महिलाओं से जुड़े हैं। इन कार्यों को आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाता, जबकि ये समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारीवादी विचारकों ने इस स्थिति की आलोचना की और कहा कि घरेलू कार्य महिलाओं को घर तक सीमित कर देता। सामाजिकीकरण का अर्थ है कि इन कार्यों को परिवार के सभी सदस्य मिलकर करें तो समाज और राज्य द्वारा सहायता दी जाए। जैसे डे केयर सेंटर, सामुदायिक रसोई, क्रेच और घरेलू सहायता सेवाएं। इससे महिलाओं का को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। घरेलू कार्य का सामाजिकीकरण लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करता है। यह विचार समाज को अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है प्रबोधन की अवधारणा समझाइए। प्रबोधन 18वीं शताब्दी का एक बौद्धिक और वैचारिक आंदोलन था जिसने यूरोप और बाद में पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। इस आंदोलन में तर्क विज्ञान और मानव बुद्धि को सर्वोच्च माना गया। प्रबोधन काल के प्रबोधन काल के विचारकों के अंधविश्वास, परंपरागत धार्मिक प्रभुत्व और निरंकुश सत्ता का विरोध किया। उनका मानना था कि मनुष्य तर्कशील प्राणी है और वह अपने कार्य स्वयं ले सकता है। स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे विचार इसी काल में विकसित हुए। शिक्षा को समाज की प्रगति का आधार माना गया। वैज्ञानिक खोजों और प्रयोगों को महत्व मिला। प्रबोधन ने राजनीतिक, समाज और शिक्षा में गहरे परिवर्तन किए। फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं प्रबोधन विचारधारा से प्रभावित थी। इस आंदोलन ने आधुनिक समाज की नींव रखी और लोगों को स्वतंत्र सोच, आलोचनात्मक दृष्टि और मानव कल्याण की दिशा प्रेरित किया। शिक्षा के क्षेत्र में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट के मूल्यांकन कीजिए। तो भाई पता है ना मैरी वोल्स्टन महिलाओं के बारे में ज़्यादा ध्यान देती थी। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की समानता की समर्थक थी। उन्होंने माना कि समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। उन्होंने समझा कि जो महिलाओं के जो ऐसा कारण है, कमजोर है महिलाएँ, ये क्या इसका यानी सबसे बेसिक जो है मजबूरी है, बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो है शिक्षा का अभाव, है ना? उनके अनुसार महिलाओं को जानबूझकर अज्ञानी रखा गया ताकि वे पुरुषों पर निर्भर रहें। सही बात है। उन्होंने समान शिक्षा प्रणाली की वकालत की, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक जैसी शिक्षा प्राप्त करें। wollstonecraft का मानना था कि शिक्षा से महिलाएं तर्कशील, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बन सकती है। उन्होंने शिक्षा को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित न रखकर बौद्धिक और नैतिक विकास से जोड़ा। उनके विचारों ने आधुनिक नारी शिक्षा को दिशा दी। आगे चलकर महिला शिक्षा के प्रसार और नारीवादी आंदोलन में उनके विचार आधार बने। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में wollstonecraft का योगदान ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है मिल का उपयोगिता सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगिता सिद्धांत यह कहता है कि कार्य नैतिक है जो अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख प्रदान करे।
जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगिता सिद्धांत यह कहता है कि सिद्धांत यह कहता है कि वही कार्य नैतिक है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान, मतलब जॉन स्टुअर्ट कहता है कि वही कार्य अच्छा कार्य हो जो अधिकतम लाभ के लिए, अधिकतम सुख के लिए दूसरे को सुखी पहुंचाए। ठीक है। मिल के अनुसार नैतिकता का माप सुख और दुख से किया जाना चाहिए, लेकिन मिल ने केवल सुख की मात्रा पर ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बौद्धिक, नैतिक और मानसिक सुख शारीरिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए ज्ञान प्राप्ति का सुख भोजन या भौतिक सुख से श्रेष्ठ है। फिर से ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए ज्ञान प्राप्ति का सुख भोजन या भौतिक सुख से क्या है, श्रेष्ठ है। मिल का मानना था कि समाज का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना होना चाहिए जहां अधिक लोगों को उच्च स्तर का सुख मिले। उनका सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण दोनों को महत्व देता है। इस सिद्धांत ने नैतिक दर्शन को अधिक मानवीय और व्यवहारिक बनाया। स्टूडेंट्स, टाइम ज़्यादा हो चुका है, 10, और टाइम मेरे पास है नहीं। आप लोग क्वेश्चन को पढ़, मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से कैसे भिन्न है ये बताना है। इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स वीडियो को रोक कर। और लास्ट ये नेक्स्ट आपका 14 नंबर, रूसों की राष्ट्रों के महासंघ की अवधारणा का स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है, नारीवादी सिद्धांत में मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट के योगदान। वैसे ये क्वेश्चन हो गया था, मैंने 2 बार ले लिया, क्योंकि देखो ये बार बार वॉलस्टनक्राफ्ट घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी ये आपका कंप्लीट हो गया, मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस आंसर करवाए जो मोस्ट में क्वेश्चन थे। और ये पीडीएफ आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे टेलीग्राम में, ठीक है, और जिसमें पासवर्ड लगा होगा, पासवर्ड आपको इंस्टा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको पासवर्ड? इंस्टा में मिलेगा, ठीक है, केवल इंस्टा में मिलेगा, और वो भी प्रेम से मांगेंगे तो मिलेगा आपको, नहीं तो भाई आप वीडियो से ही प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए कर लीजिएगा। जानने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।